एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारतीय भाषा दिवस का ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें न केवल कुछ रचनाओं का पाठ है, कुछ काव्य की प्रस्तुति है, बल्कि चिंतन भी है और चिंता भी इस बात की कि हमारा समाज का निर्माण किस स्वरूप में होना चाहिए और उसमें जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको पिछली पीढ़ी क्या कुछ देकर जा रही है और क्या चूक रही है जो देकर जाना अनिवार्य है। तो शेखर जी, क्या कुछ आपने पाया है अपने पीछे के पुरखों से और आगे आपको क्या देना है? हमने ये देखा है कि हमारे समाज में हिंदी विषय में जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक बड़े शर्म की बात होती है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, हम अभिभावक ही जिम्मेदार हैं कि हम अपने बच्चों को हिंदी पे उनका ध्यान नहीं ले जा पा रहे हैं। हम हिंदी को बहुत ही सरल, बहुत ही आसान समझ लेते हैं, लेकिन उसके बाद में होता ये है कि उसका जो प्रतिफल होता है वो हमारे बच्चे को अनुत्तीर्ण कर देता है। एक बात और, एक और टीस है हमारे समाज की, जब 14 वर्ष की आयु के बच्चे, 15 वर्ष की आयु के बच्चे जब आत्महत्या के दौर से गुजर जाते हैं तो तब भी कहीं ना कहीं हमारे अभिभावकों की एक गलती होती है। मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदी साहित्य के जो हमारे जो पुरखा रहे हैं, जैसे वो दिनकर जी हैं, पंत जी हैं या महादेवी वर्मा जी हैं, आप अपने बच्चों तक इनकी कविताएं पहुंचाइए, इनके प्रेरक गीत पहुंचाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके बच्चे कभी भी आत्महत्या के दौर से नहीं गुजरेंगे। उसी कुल का एक प्रेरक गीत मेरा है, मैं उस प्रेरक गीत का कुछ अंश मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। जरूर जरूर, स्वागत है। आंधियों से तुम डरते हो क्यों? यदि किसी के जीवन में उसको लगता है कि उसकी कुछ विडंबनाएं हैं या फिर उसको लगता है कि उसका मन अभी स्थिर नहीं है, मैं कहता हूं कि अगर वो इस गीत को आंख बंद करके सुन लेगा तो कहीं ना कहीं वो अपना जो भी नकारात्मक प्रभाव है छोड़ देगा, वो सकारात्मकता की ओर चला जाएगा। आंधियों से तुम डरते हो क्यों? तुम पेड़ नहीं तुम पौधे हो, जिम्मेदारी के पृष्ठों के आवरण तले तुम औंधे हो। तुम पेड़ नहीं तुम पेड़ नहीं, औरों की तरह तुम पेड़ नहीं, कर्तव्यों से हो बंधे हुए तुम कोई कायर भेड़ नहीं। पौधे हो तुम में हर आंधी से लड़ने की क्षमता है। तुम उपजे हो बंजर में तो बिन जल बढ़ने की क्षमता है। हुंकार तुम्हारी बीज सजन का, बोती है तो बोने दो। ये जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो होने दो। ये जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो होने दो। हमारे पुराणों से, हमारे ग्रंथों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम रामायण पढ़ते हैं। अभी कुछ दिनों से मैं अभी गीता पे अध्ययन कर रहा हूँ। करुणा की कई कतारें हैं, कंचनी कनक की अभी कहाँ, जंगल में जन्मी है सीता जानकी, जनक की अभी कहाँ। पंखों को प्रतीक्षा प्रतिपल है, मिल जाए प्रकाश तोड़ जाए, परिवर्तन के प्यासे पन्नों का यही निवेदन मुड़ जाए। युग युग तक बहती रहती हैं तब नदियाँ निर्मल होती हैं, पत्थर पर गिरने से ही तो धाराएं अविरल होती हैं। नदियाँ ये माथे का कलंक यदि धोती हैं तो धोने दो। ये जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो होने दो। क्या बात है। समय की अपनी बाध्यताएं हैं। इस गीत का एक अंतिम बंद मैं और पढ़ना चाहता हूँ, बीच का कुछ अंश मैं काट देता हूँ। अंगारों पर अनशन करके अविराम अलौकिक हो जाओ, अध्यात्म और स्तुति के संग भय भूल के भौतिक हो जाओ। संगीत सुबह का बन जाओ, सुर सात समाहित हो जिसमें, प्रतिकूल प्रवाह के प्रीति पटल पर प्रेम प्रवाहित हो जिसमें। सूरज हो तुम फिर भय कैसा चमको कि बादल गल जाएं, मर्दनी प्रभाती उदय बनो अंधेर हथेली मल जाए। सूरज हो तुम अस्तित्व कभी ब्रह्मांड मध्य ना खोने दो। ये जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो होने दो, होती है तो होने दो। देखिए, मनुष्य का जो संस्कार है वो संस्कार बहुत तरह के जो परिघटनाएं उसके जीवन में होती हैं उनके माध्यम से होता है और एक नया संस्करण के रूप में एक व्यक्ति का व्यक्तित्व सामने आता है। जी,
मुझे इस भाव से जुड़ी हुई कुछ 4 पंक्तियाँ जरूर 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 अनायास जरूर याद आई। जरूर क्योंकि कई बार होता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं देते देते हमारे युवा हताश हो जाते हैं। तमाम सारी चीज़ें, जिसने सिविल के सपने देखे हैं, जिसने तमाम सारे सपने देखे हैं, अचानक से उसके सपने चूर होते हैं और उसको किसी और दिशा में जाने के लिए कहा जाता है कि आप अपने वो सारे सपने त्याग के कुछ और करिए, कुछ छोटे मोटे व्यवसाय कर लीजिए। जिसने अपना माइंड मेकअप किया होता है, जिसने अपनी तैयारी कहीं शिखर की हुई होती है, वो कैसे आके धरातल पे खड़ा हो जाए अचानक से। उस बात को कहने की कोशिश करती हूँ कि अंगद हो तुम पाँव जमा लो, अंगद हो तुम पाँव जमा लो, भय दुत्कारो गड़े रहो। क्या बात है। अंगद में हो तुम पाँव जमा लो, भय दुत्कारो गड़े रहो, और जनमत में बहुमत होगा, अपनी शर्तों पर अड़े रहो। क्या बात है। क्या बात। जनमत में बहुमत होगा, अपनी शर्तों पर अड़े रहो, और तुम अखंड भारत की छवि हो, मत टूटो तुम मत बिखरो। तुम अखंड भारत की छवि हो, मत टूटो तुम मत बिखरो, और रेत निचोड़ो पानी लो, मत उस पनघट पर खड़े रहो। क्या बात है। क्या बात है। बहुत तो सुंदर। युवाओं के लिए तो इतने सारे रास्ते होते हैं। किसी ने लिखा है कि डूब जाने से तो बेहतर है कुछ किया जाए, कहीं तो होगा ही साहिल कहीं चला जाए। क्या बात है। बिल्कुल। तो भटकने मरने से अच्छा है कि हम कोई और रास्ता तलाशें, हम बहुउद्देशीय हो जाएं। बिल्कुल। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। आप जितना घूमेंगे, जितना देखेंगे, जीवन के आयाम का पता चलेगा और दुनिया के कितने अवसर हैं उनसे आपका परिचय होगा, और जब परिचय होगा तो ही तो रिश्ता बनेगा। तो ये रिश्तों की जुबानगी है, वो ज़रूरी है कि हम निकलें, हम परिचित हों। और असफलता तो सफलता का द्वार है, तो असफलता से मिलने में हताशा नहीं होनी चाहिए। और युवा साथी जब अभिव्यक्त कर पाएंगे तो हताशा अपने आप घर में नहीं रहेगी, क्योंकि अभिव्यक्त न होना संकट का कारण है। और आजकल हम बहुत सी बातें कहते नहीं हैं, पहले सब बातें कह देते थे। कुछ बातें दादी से कहते थे, कुछ नानी से कहते थे, कुछ नाना से कहते थे, कुछ काका से कहते थे, और कुछ बच जाता था तो बहन भाइयों से कहते थे, कुछ नहीं मिलता तो दोस्तों रिश्तेदारों से कहते थे। यानी कहने के लिए बचता नहीं था, पूछने वाले इतने होते थे। अब एकल परिवार होने लगे तो संकट बड़ा है। संयुक्त परिवारों ने जो दिया है वो तो बिल्कुल अलग था, और ये पीढ़ी जो है उस बात के लिए तरस रही और आगे और तरसना पड़ेगा। और अगर भाषाओं का भी ये संगम संयुक्त रूप का होगा तो शायद हमें बहुत कुछ पाने के लिए भटकना नहीं होगा, बहुत कुछ मिलता चलेगा। तो इस यात्रा के अंतिम चरण में चलते हुए मैं चाहूँगा कि विख्यात जी की एक रचना और एक रचना आपकी और जोड़ें, और फिर हम अभिव्यक्ति के रूप में हमारे जो दर्शक श्रोता हैं उनके लिए मंच छोड़ दें कि वो अपनी अभिव्यक्ति हमारे प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रतिक्रियाओं के रूप में अवश्य दें। विख्यात जी आई, क्योंकि भाषाओं की चर्चा हुई, भारतीय संस्कृति की चर्चा हुई, और भारत का जो अपना मूल स्वभाव है देश का, वो सम्मिश्रण का है, वो समावेशी है, सबको समावेश कर लेने वाला है। हूण शक, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो हम पे आक्रमण करने के लिए आए थे, कुषाण, बहुत सारी ऐसी संस्कृतियाँ आई जो हमको आक्रमण करने के लिए आई थी, लेकिन जब यहाँ आई तो यहीं की होकर के रह गई। इसलिए भी कहा जाता है कि ये जो आज बात हुई सम्मिश्रण, तो इस वजह से सम्मिश्रण यहाँ पे ज़्यादा है कि जो हम पे आक्रमण करने आए वो भी हमारे होके यहाँ रह गए। लेकिन इसके बाद भी कहीं कहीं मुझे ऐसी नकारात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज भी इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो साहित्यकारों को तो बहुत ज़्यादा खलती हैं। बाकी जितने भी अच्छे लोग हैं देश के अंदर, जितना भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें बड़ा खराब लगता है ये सब देख करके। मैं कुछ पंक्तियाँ उसमें जोड़ देना चाहता हूँ। 21 को जी गले से लगाया नहीं है, जो आया उसको समाहित कर लिया। 21 को जी गले से लगाया नहीं है, देश अपना है ये पराया नहीं है, अपना है तो इसे जलाइए नहीं, अपना है तो इसे जलाइए नहीं, आग उन्माद की लगाइए नहीं, जाति धर्म का कलेश छोड़ दीजिए, जाति धर्म का कलेश छोड़ दीजिए, अन्यथा ये प्यारा देश छोड़ दीजिए, अन्यथा ये प्यारा देश छोड़ दीजिए। ना ही हिंदू ईसाई मुसलमान से, नहीं किसी रंग या किसी निशान से, ना ही हिंदू ईसाई मुसलमान से, नहीं किसी रंग या किसी निशान से, भारतीयता की एक पहचान से, सारे लोग देश में रहेंगे शान
से, क्या बात है। सारे लोग देश में बहुत रहें। सुंदर। बहुत सुंदर, आपने पूरे देश को आवाज़ दी है। बहुत और ये जो नकारात्मकता भी है ये बहुत कम मात्रा में होता है, और कोई भी जी, जी, युग बिल्कुल। इससे अछूता नहीं रहा है, चाहे वो द्वापर रहा हो, त्रेता रहा हो, या आज का कलयुग है। कलयुग तो और श्रेष्ठ है, भले ही उसकी आलोचना बहुत होती हो, क्योंकि आज तो कलयुग तो नाम अधारा, नाम भर लेने से आपको जहाँ तृप्ति मिल जाती हो, जहाँ सच में। आप मुक्ति मिल जाती हो, ऐसा सुंदर समय कहाँ हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल सही। और आज तो तकनीक का युग है कि आप विचार करते हैं, आप पहुंच जाते हैं, आप जुड़ जाते हैं, ऑनलाइन आप कवि सम्मेलन कर लेते हैं, लोगों को ऑनलाइन पूरी दुनिया को जोड़ बात लेते हैं। तो अद्भुत अवसर है कलयुग का, और आज का भी अद्भुत संगम है कि आज इस तरह के विचारों के साथ हमें जुड़ने का मौका मिला है। चलते चलते मैं चाहूँगा कि मानसी जी भी अपनी आवाज़ आप दें और हमारी युवा पीढ़ी को आप आह्वान करें कि वो इस भाषा के सागर में डुबकी लगाए, और ज़्यादा ना सही अपना अपना गागर तो भर ही ले। देखिए, ऐसा होता है कि हमें जो भोजन मिल जाता है तो उससे हमारा पेट भरता है। कई बार होता है कि हमारी रुचि के अनुकूल होता है, कई बार प्रतिकूल होता है, लेकिन कुल मिला के हम इतना खा लेते हैं कि हमें भूख ना लगे, पेट भर ही लेते हैं। लेकिन मानसिक भोजन जो है वो तभी हम उससे संतृप्त होते हैं जब वो बिल्कुल हमारे अनुसार हो। हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते करते। कि हमें अच्छा नहीं लगा तो भी ये सब्जी खा लिया, ऐसा हो नहीं पाता है। हमें जो अच्छा लगता है हमारा मन वही ग्रहण करता है। ठीक बिल्कुल बात। बिल्कुल सही बात। तो मानसिक भोजन का ना कोई विकल्प था ना कोई विकल्प है। तो हम संवेदना के स्तर पे उतरे, या हम बहुत मौज मस्ती के मूड में हो तो हमें हाथ से अच्छा लगता है, हम थोड़े से परेशान हैं तो हम करुण रस सुन लेते हैं। तो जो एक मानव स्वभाव है ना, चूंकि वो सेंसेक्स वाली लाइफ है, कुछ पता नहीं है कि अभी आपका मूड ऐसा है तो फिर अगले पल क्या होगा। तमाम सारी चीज़ें जो लोग बाहर निकलते हैं, तमाम सारी चीज़ों से दो चार होते रहते हैं, तो कई बार वो होता है। तो ऐसे कवि जो है, कवि भाई अपनी बात को वहाँ तक ले जाता है जो आप कह नहीं पाते ठीक हैं। बात। किसी ने लिखा है कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है वो कुछ और ही होंगे, वो कलमकार नहीं है। क्या बात है। तो अभी जैसे इन्होंने चीजें लिखी तो ये चाहते तो प्रेम पे लिख सकते थे, लेकिन वक्त की आंधी से खबरदार रहना तो जरूरी है ना। जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम आंख नाक कान हैं, सही बात। हम चीजें बताते हैं कि ये अभी घटित हो रहा है। और जो व्यक्ति मंच पे खड़ा होता है वो इतने सारे लोगों की तरफ से खड़ा होता है, वो तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। बिल्कुल। तो हम अपने युवाओं से ये कहते हैं कि भाषा जो है, भाषा की जो मिठास है वो सारी भाषाओं में अलग अलग मिठास है। बुंदेली की अपनी अलग मिठास है, अवधी में तो आप देख ही रहे हैं। हम मित्रता पर इतनी सारी बातें करते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। इस हिंदी के विकास में या भाषाओं के विकास में, तमिल वगैरह के विकास में सिनेमा का भी बहुत रोल है। बहुत बड़ा रोल। सिनेमा ने चीज़ों को पहुंचाया। आजकल हम लोग नेटफ्लिक्स पे बड़े आराम से तमिल मूवी देखते हैं, उसका हिंदी वो लगा लेते हैं। तमाम सारी भाषाओं का सम्मिश्रण देखते हैं जिसकी हम मीनिंग नहीं जानते, गूगल करके देख लेते हैं भाई इसका मतलब क्या हो सकता है। आटा माजी सटकली क्या बोलते हैं वो बहुत से लोग बोलते हैं। बच्चे हर बात पे कहते हैं, तो हमें उसकी मीनिंग भले ना आती हो लेकिन वो हमें रट गया है, रट गया है। क्योंकि सिनेमा ने काफी कुछ हम तक वो चीजें भेजी। तो ये होता है कि भाषा की मिठास कभी नहीं जाती। हम लोग मित्रता पर इतनी बातें करते हैं, अभी हम कह रहे थे, और बाबा तुलसी ने सिर्फ 2 लाइन में क्या गजब की बात कह दी है। उन्होंने लिखा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। क्या बात है। मेरे भरोसे पर तुम अपनी सारी दुश्चिंताएं छोड़ दो और मैं अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दूंगा तुम्हारे कार्य को करने में। इससे बड़ी भला मित्रता की परिभाषा क्या होती है? बिल्कुल ठीक बात। तो जो कविता है, जो काव्य है, जो भाषा है, ये सीधे आपके कलेजे को ठक से करती है। बिल्कुल ठीक बात है। आपको 16 पेज का अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो 2 लाइन में काफी कुछ कह जाती है। कविता की सार्थकता यही है। मैंने लिखा कि मेरी कविता किसी दुष्यंत के उस प्यार तक पहुंचे, उस प्यार तक पहुंचे जिसे वो भूल जाता है। कि मेरी कविता किसी दुष्यंत के उस प्यार तक पहुंचे, शकुंतला तक पहुंचे, और मेरी कविता स्वयं चलकर श्रमिक के द्वार तक पहुंचे। और मेरी कविता का लेखन सार्थक होगा उसी दिन जब, मेरी कविता का लेखन सार्थक होगा उसी दिन जब कि बेवा भी सुने तो 16 श्रृंगार तक। क्या बात है। क्या बात है। और ये जो भाषा का श्रृंगार है ये रस, छंद और अलंकार से आता है।
तो हम भले अलग अलग विधा या अलग अलग शैली को अपनाते हों, लेकिन संपूर्ण पोषण तो जब संपूर्णता में तभी होता है कि जैसे चित्त जल पावा गगन समीरा पंच तत्व ते मिल बना शरीरा। इन 5 तत्वों का जब सम्मिश्रण होता है, संतुलन होता है, तो शरीर का निर्माण होता है। असंतुलन होता है तो बीमार होते हैं। वैसे ही सारे अलंकार, सारे रस जब तक नहीं होंगे, उनका रसास्वादन नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होगा, क्योंकि बिना पीड़ा के आनंद की अनुभूति नहीं होगी, बिना तिक्त खाए मिठास की अनुभूति नहीं होगी। तो ये सब आवश्यक हैं और ज़रूरी हैं, इसलिए हमारे जीवन में, हमारी भाषा में इनकी उपस्थिति होनी चाहिए। आपने बहुत सुंदर अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति की। तो आपको क्या लगता है कि सारे अलंकारों का उपयोग भाषा में होने से अभिव्यक्ति में श्रृंगार आता है और सौंदर्य आता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब भी हम कोई रचना करने बैठते हैं तो पहले क्या होता है कि पहले उसका एक आधार होता है, हमारे मन में सिर्फ उसके भाव होते हैं, लेकिन उसके बाद में हम उसको अपनी व्याकरण के जरिए कितना शुद्ध कर सकते हैं, कितना बेहतरीन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे भाव कुछ और कहते हैं, जब हम लिख के बैठते हैं तो मुझे लगता है नहीं, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, वो हमसे अचानक से हो जाता है। हम लोग क्या होता है कि जब भी कोई गीत लिखते हैं, कोई गज़ल लिखते हैं, तो एक बात बहुत ही प्रचलित है हम सबके बीच में, हम लोग कभी ये नहीं कहते कि ये गीत हमने लिखा है, हम ये कहते हैं कि ये गीत हमसे हुआ है। तो ये जो है ना, तो ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो भाव होते हैं, भाव को समेटने के लिए हम जिन अलंकारों का प्रयोग करते हैं, जिस व्याकरण का प्रयोग करते हैं, वो सिर्फ वहाँ तक सीमित रहनी चाहिए जहाँ तक हमारे भाव न बिखरें। भाव अगर हमारे बिखरने लगते हैं तो फिर हमें अलंकारों के प्रयोग करने से भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोगों के बीच तक हम उस बात को वैसे नहीं पहुँचा पाएंगे जैसे हमें पहुँचाना था। लेकिन फिलहाल तब भी हमें व्याकरण को भी दृष्टि में रखते हुए अपनी रचनाओं को करना है और उसको अपने समाज तक पहुंचाना है। बिल्कुल। तो सृजन के हम सब सारथी हैं, तो सृजन का जो कार्य है वो, उसमें जब सारे तत्वों का समावेश होता है तभी सृजना होती है। चलते चलते मैं चाहूँगा कि विख्यात जी किसी अपनी रचना से इसका समापन करें और ये सृजन का जो मूल है उससे भी जोड़ें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे तमाम जो श्रोता और दर्शक हैं वो अपनी किसी भी भाषा और बोलीबानी से हों, लेकिन वो जुड़ें, सृजन के संसार से जुड़ें और अपनी अभिव्यक्ति के रूप में अपनी भाषा का सदुपयोग करें और वो आगे बढ़े। आइए, मैं कविता से पहले मैं शेखर ने जो बात कही उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात कही कि आज भाव पक्ष कला पक्ष को लेके एक चर्चा हो गई यहाँ से, और मैं इसमें ये ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ, मैं उस समय ही बोलना चाहता था, मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ कि शेखर ने बहुत अच्छी बात की कि जो वास्तव में जो भाव पक्ष है ना दीदी, भाव पक्ष जो है वो वास्तव में दैवीय पक्ष है। क्यों कहा गया है कि हर एक व्यक्ति कवि होता है? हमारे यहाँ कहा गया हर एक व्यक्ति के अंदर कविता है, क्योंकि भाव हर एक व्यक्ति के अंदर आते हैं, विचार हर एक व्यक्ति के अंदर आते हैं, बस हमने एक्सप्रेस करने की कला उनसे थोड़ी सी बेहतर सीख ली, अभ्यास किया। शिल्प का हर एक व्यक्ति कवि है, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और लेकिन क्योंकि आइए अब मैं थोड़ा सा विषयांतर करके, क्योंकि समापन की बेला है, मैं कुछ पंक्तियां थोड़ा सा विषयांतर करके पढ़ देता हूँ। मेरी मंचों के ऊपर मेरी पहचान ओजस तेजस की कविता के लिए जानी जाती है। मैं देश की बातें किया करता हूँ, देश की रक्षा के लिए -22 डिग्री टेम्परेचर में खड़े जवानों की बातें किया करता हूँ। 4 पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहता हूँ। हमने पिछले कुछ वर्ष पहले देखा कि हमारे 3 बेटों के शीश पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने काट के रख लिए। मैंने एक कल्पना करने की कोशिश की कि अगर बिना शीश के शव माँ के दरवाजे पे ला के रखे गए होंगे तो एक कौन सी इच्छा थी, कौन सी ऐसी बात थी जो अधूरी रह गई, कौन सा सम्मान शव को तो मिलेगा मगर जो शीश सीमा के पार रह गया उसको नहीं मिल पाएगा। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ कि भारती को चढ़ा दो मेरे शीश को, भारती को चढ़ा दो मेरे शीश को, शत्रुओं से लड़ा दो मेरे शीश को, जिसकी खातिर कटाए शहीदों ने सर, जिसकी खातिर कटाए शहीदों ने सर, वो तिरंगा उड़ा दो मेरे शीश को, वो तिरंगा उड़ा दो। और अंतिम ये 4 पंक्तियाँ हमने बहुत सारी आपने बताया नकारात्मकता कम है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से माहौल होने के बाद भी एक सकारात्मक बात इतनी बड़ी इस देश के साथ में है, जो हमेशा इस देश की तरफ देख के कहती है कि आप सब लोग निश्चिंत रहना, आश्वस्त करती है सबको कि हम जब तक हैं तब तक कोई समस्या नहीं होगी। तो कहना चाहता हूँ कि इस दिए में अभी बातियाँ हैं बहुत, देश के वास्ते पातियाँ हैं बहुत, ऐ तिरंगे तू निश्चिंत होकर फहर, सरहदों पर अभी छातियां हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो सरहदों की छातियां हैं वो सरहदों की सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन जब हम अंदर राज्यों की सरहदें हैं उनको इतनी बड़ी न करें
कि उनके रिश्तों के बीच में बिल्कुल, दरारें और दीवारें सही- खड़ी हो सही जाएं, बात है। तो उनके बीच में संवाद को बढ़ाने के लिए भाषा माध्यम है, और उसके ऊपर सवार होकर हम एक दूसरे के दिलों के अंदर उतरें, बिल्कुल। जुड़ें और सबको जोड़ें, क्योंकि देश की एकता, उसकी अखंडता, उसकी विविधता के बाद भी उसमें एक रूपता वो ज़रूरी है। और भारतीय होने के नाते न केवल हमें करना है, बल्कि ऐसे महान पुरुष जो सुब्रमण्य भारती जैसे महापुरुषों ने जो भाव, भूमिका और जो आधार दिया है, उसे हमें आगे ले जाना है। तो आज उनको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए हम सब विदा लेते हैं आज इस भारतीय भाषा उत्सव में सम्मिलित होने के लिए, और साथ में आप सब भी इस दिशा में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, विचार के सागर में जाएंगे और कुछ न कुछ ज़रूर अपने माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। आप सबको आभार, साधुवाद, आप सबका भी आभार हमारे स्टूडियो में आने, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी रचनाओं के प्रस्तुतिकरण के लिए। बिल्कुल आनंद भी आया, अनुभूत भी हुई है, कुछ चिंतन, कुछ प्राप्त भी हुआ और कुछ एक मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। आप सबका आभार, धन्यवाद। जय